हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग ये जो टाइम मिल गया है एक साइकिल से दूसरी साइकिल के बीच में उसको एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले हैं। पर अब इट इज़ टाइम टू बकल अप। नई साइकिल स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को अब तैयारी करनी है ताकि इस बारी हम काफ़ी अच्छा स्कोर करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है और ये पेपर है क्या, ऐसी कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं इस नई जर्नी को। एवरी स्कॉलर दैट यू सी अराउंड यू वाज वंस अ स्टूडेंट हु स्टार्टेड एट द राइट टाइम, एट द राइट एज, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आई होप हम दृष्टि आपकी हेल्प कर सके और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओ एंड अपना बेटर स्कोर करो या फिर बहुत अच्छा स्कोर करो, ताकि आप अपनी रिसर्च करियर को, अपने एकेडमिक करियर को बहुत अच्छी पुश दे सको। सो आज समझते हैं एक ब्लूप्रिंट के तरीके से यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट कैसे अप्रोच करना है, सिलेबस क्या है मैम, एंड किस तरीके से ये पेपर को आप अप्रोच कर सकते हो। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझेंगे, साथ में और करियर ऑप्शंस जैसी बातें भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे। नए स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। सो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है ये हमारा यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट होता क्या है? सो यूजीसी नेट मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यूजीसी नेट दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपकी बॉडी है एक एनटीए, ये बॉडी कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका पूरा आप एक्रोनिम याद रख सकते हो, राइट। ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी, तो यूजीसी के बिहाफ पे एनटीए इसको कंडक्ट कराती है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो नेशन वाइड माना जाता है, इसलिए नेशनल लेवल पे है। ये आपका क्या किया जाता है, अवार्ड की जाती है, ये एग्जाम के थ्रू आपको अवार्ड किया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मतलब जेआरएफ। जेआरएफ ये उन कैंडिडेट्स को मिलती हैं जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है, मतलब उनको स्टाइपेंड दिया जाता है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, आईआईटी से और भी बहुत अच्छी जगहों से आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपना रिसर्च करियर आगे लेके जाते हो। तो यहाँ पे आपके पास स्टाइपेंड है जो प्रोवाइड किया जाता है जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद उनका एक और एम है, ये उन बच्चों को भी केटर करती है जो कि क्या करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। सो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग, आई एम यूजिंग द वर्ड अप्लाई, ओके। आप अप्लाई कर पाते हो, आगे बहुत लंबी कहानी है, पर आप अप्लाई कर पाते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया अप्लाई कर पाते हो। उसके बाद होता है एडमिशन फॉर पीएचडी, आपकी थर्ड कैटेगरी है, और यहाँ जो बच्चे स्कोर करते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपना पीएचडी स्टार्ट कर देते हैं। सो जब भी आप पेपर देते हो, आप पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो इन तीन कैटेगरीज के थ्रू ही बच्चा सेलेक्ट किया जाता है। या अगर आपके पास आप कट ऑफ मीट कर लेते हो तो आप पीएचडी वाली कैटेगरी के अंदर आए, आप अच्छा स्कोर करने वाली कट ऑफ को मीट कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, मतलब आपके पास नेट का सर्टिफिकेट आ जाता है। और उसके बाद अगर आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, मतलब जो टॉप 1% क्रीम होती है, आपकी कट ऑफ के भी मीट करने के भी बाद जो टॉप की जो क्रीम होगी, उन बच्चों को ही सिर्फ जेआरएफ अवार्ड किया जाता है। एंड उसके लिए स्टाइपेंड 30,000 प्लस आपका, प्लस एचआरए भी मिलता है आपको, सीधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। डायरेक्ट पीएचडी एंट्री होती है, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, और आप क्या कर सकते हो, रिसर्च एसोसिएट के रोल्स भी देख सकते हो। उसके बाद यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोइंग टू बी ओपन जब आप जेआरएफ निकाल लेते हो अपना। तो जेआरएफ कैटेगरी के अंदर फॉल करना आपके लिए इट इज़ लाइक द मोस्ट बेनिफिशियल, बिकॉज जेआरएफ के बाद आपके लिए रास्ता बहुत क्लियर, बहुत साफ और बहुत ज़्यादा आपको अपना एकेडमिक करियर बहुत सेट नज़र आने लगता है। सो जेआरएफ इज़ ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट, हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर डूएबल, लोग करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास एक नेट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है और आप इंटरव्यूज में बैठ पाते हो। आपके जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ पे आप जा सकते हो और अपने इंटरव्यूज़ में अप्लाई करते हो। तो यहाँ के एडवांटेज यही है आपको कि आप अपने हायर टीचिंग एकेडमिक करियर बिल्कुल ही अच्छे से आगे लेके जा सकते हो और मास्टरी कर सकते हो। काफ़ी जो आपके
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, पीएसयूज हैं, ये लोग भी आपके नेट के सर्टिफिकेट को मानते हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपका करियर को एक किक स्टार्ट दे देता है। पीएचडी की जो कैटेगरी है वहाँ पे आप पीएचडी करते हो, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपको हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग पीएचडी अप्लाई करने के लिए देने का, एंट्रेंस देने का कोई ऐसे स्कोप नहीं बचा है। अब आप क्या कर सकते हो, सीधा पीएचडी एडमिशन, अगर आप कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको सीधा एडमिशन मिल जाएगा। मतलब इन द सेंस आपका 70% नेट का स्कोर लग जाएगा और 30% आपके वाइवा हो जाएंगे। तो आपको अलग से एंट्रेंस देने की नीड नहीं है हर यूनिवर्सिटी का। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। बारी बारी आप फॉर्म भरते थे, फिर आपके पास क्या आती थी, डेट्स आ रही है, फॉर्म भर रहे हो, फिर आप पीएचडी के अंदर इनरोल कर रहे हो, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इतना मनी भी वेस्ट है। अब यही इसी पेपर के साथ आपको ये चीज़ें अवॉर्ड की जाएंगी, तो आपका पीएचडी करने का सपना थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, राइट। इट ओपन्स पाथ जिसके अंदर आप एडिटोरियल रोल्स या फिर पब्लिक पॉलिसी शेपिंग जैसे जॉब्स को भी आगे लेके जा सकते हो। अब जब भी आपके पास पीएचडी ओनली कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो तो आपके पास 1 ईयर का टाइम है। आप इनरोल करोगे कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको लग रहा है आप पीएचडी कर सकते हैं, आपके जो सब्जेक्ट है वो वहाँ का स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ अपना डेफिनेटली इनरोलमेंट देख सकते हो। पर हाँ, आपके पास वाइवा जरूर होगा। आपका 70% नेट का स्कोर है, बाकी वाइवा है। इसी तरीके से आप अगर नेट अवार्ड किया जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग होता है। ये जो नेट का सर्टिफिकेट है ये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रखता है, ऐसा नहीं है ये लैप्स हो जाएगा। ये 1 ईयर बाद लैप्स कर जाता है, पर ये वाला लाइफ लॉन्ग होता है। आपका नेट का सर्टिफिकेट हमेशा आपके पास रहेगा। अब जहां भी वैकेंसी निकलती है आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू में बैठते हो, तो ये इसका काम ये है। जेआरएफ आपके पास 3 इयर्स हैं। आपको जैसे ही जेआरएफ मिलना स्टार्ट होता है, अब जब भी आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, जेआरएफ स्टार्ट हो रहा है, आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर अपना जेआरएफ लेना स्टार्ट करना है, अपना मतलब अपनी पीएचडी स्टार्ट करनी है। 3 इयर्स का टाइम है आपके पास। सो आई थिंक ये सबको समझ आ रहा है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे जो कि है एग्जाम का आर्किटेक्चर क्या है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जानना कि एग्जाम जो है वो 3 आवर्स का एग्जाम है। आपके पास टोटल 300 क्वेश्चंस आते हैं और 300 मार्क्स का पेपर है और 150 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके पास फिक्स बाइफरकेशन के साथ दिए गए हैं। कैसे है फिक्स बाइफरकेशन? फिक्स बाइफरकेशन नॉट इन द एग्जाम स्ट्रक्चर बट फिक्स बाइफरकेशन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे कि मैं समझाती हूँ, इजी हो जाएगा आपको समझना। पेपर 1 जो है वो कॉमन कोर पेपर है और जो सब्जेक्ट पेपर है वो आपका पेपर 2 कहलाता है। तो आपके पास 150 क्वेश्चंस है, ये चीज फिक्स्ड है ना। 150 क्वेश्चंस जिसके अंदर से 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के हैं और 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के हैं, तो ये चीज फिक्स्ड है। अंदर भी आपके यूनिट्स फिक्स्ड है। पहले ऐसा देखा जाता था कि 5 क्वेश्चंस ईच यूनिट से आ रहे हैं पेपर 1 के, बट अब चीजें चेंज हो रही हैं। पेपर की नेचर चेंज होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होता चला जाता है चीजें। सो अगर हम पेपर 1 के बारे में बात करें, ये पेपर 1 आपकी एनालिटिकल स्किल्स देखता है, रिसर्च स्किल्स देखता है, टीचिंग स्किल्स देखता है, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, आपकी वर्बल एबिलिटी, हर चीज यहाँ पे जज की जाती है। क्या आप टीचर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए फिट हैं, नहीं है, राइट। एकेडमिक करियर के लिए फिट हैं या नहीं है, वो देखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी यूजीसी नेट के अंदर हैं, उन सब सब्जेक्ट्स का पेपर 1 होता है। डिफरेंट होता है लेकिन होता है। सो अब इस पेपर के अंदर 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो आपके पास 100 मार्क्स हो गए और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज अ ब्लेसिंग, राइट। हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन आपके पास 10 यूनिट्स हैं, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है। यहाँ तक कि आपके पास मैथमेटिक्स भी एक यूनिट है जिसमें आप काफी ज्यादा कोर मैथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे इस बारी ट्रिगो से भी क्वेश्चन आ गया था, तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी यहाँ आते हैं। काफी ज्यादा डिमांडिंग है ये पेपर और मेक और ब्रेक जैसी चीज होती है। पेपर 1 इज हाईली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एक साथ आपको देने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 से क्वालिफाइंग हो, ऐसा नहीं है। दोनों के नंबर जुड़ने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है, बच्चे कहते हैं मैम पेपर 2 तो बचपन से अपने एमए बीए में कर ही रहे हैं, तो पेपर 2 तो जल्दी हो जाएगा, पेपर 2 पे फोकस करते हैं, ज्यादा वास्ट है। दैट इज ट्रू, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन पेपर 1 ही आपकी परसेंटेज बनाता है या गिराता है। इट्स मेक और ब्रेक, ओके डियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप पेपर 1 पे बहुत
बहुत और बहुत ही फोकस करो, ठीक है। सो आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। ऐसा कहा जाता था, अब ऐसा नहीं है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, पर ऊपर नीचे चलता है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल पोर्शन जैसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स, कॉम्प्रीहेंशन भी यहाँ पे है, ऐसे 10 यूनिट्स आपके पास हैं। यहाँ आ जाते हैं। अब अगर आपका सब्जेक्ट जो है, आप उसके अंदर पेपर उसके जो आपका एमए का सब्जेक्ट होता है, आप उसके अकॉर्डिंग पेपर देते हो। मोस्टली बच्चे यही करते हैं। जैसे सपोज अगर किसी का एमए इंग्लिश है तो वो इंग्लिश का नेट दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इंग्लिश का ही दोगे। सपोज आप पॉलिटिकल साइंस देना चाहते हो तो आप फिर पॉलिटिकल साइंस का पेपर दो, लेकिन आप फिर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लगोगे। तो ये चीज सबको याद रखनी है मोस्टली, इसलिए हम एडवाइज करते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप जहां पे आपने एमए करी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एमए बीए, अपनी एमए और बीए करी है, उसी को ही अपना कोर्स सब्जेक्ट मानो। पर इफ यू थिंक कि आपको कोई और सब्जेक्ट लेना है, जैसे कुछ आपके बच्चे होते हैं जो कि बीटेक करके आ रहे हैं, ऐसे बहुत वेग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चे। तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी आज, दैट आप किसी और सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। इट इज अप टू यू। ह्यूमैनिटीज के बच्चे कोई और सब्जेक्ट्स में करते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे अलग सब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हो, पर वो आपका फिर सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट कोर बन जाएगा। उसके अंदर आपके पास वही 100 क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स ईच, नो नेगेटिव मार्किंग, 200 मार्क्स का पेपर हो गया। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। तो मतलब अगर इंग्लिश लिटरेचर का एग्जांपल दें तो इंग्लिश लिटरेचर के 10 यूनिट्स आपके पास हैं और उन 10 यूनिट्स में से आपके पास क्वेश्चन आएगा। नाउ बाइफर्केशन इन 10 यूनिट्स का यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन नहीं है। प्लस इन 2 पेपर्स को भी आप एक साथ ही देखते हो। ऐसा भी नहीं है कि पहले पेपर 1 आ रहा है तो पेपर 2 बाद में आएगा। दोनों साथ आपको दिए जाते हैं। आप आगे से पीछे, पीछे से आगे जाके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। अभी तक कोई डाउट अगर किसी को है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। ओके, सो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जैसी चीजें आपकी वहां पे इन्होंने समझ ली हैं कि आप कितने एनालिटिकल हो और आपके सब्जेक्ट पे कितनी पकड़ है, वो यहाँ देख लेते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, करेक्ट के आपके +2 मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग है नहीं। सो ये आपका इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो गई। 85+ सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जिसके अंदर यूजीसी नेट कंडक्ट किया जाता है। पेपर 1 सबके अंदर है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब क्वालिफिकेशन 2 तरीके से आप देख लेते हो, कुछ एक एज वाइज होती है प्लस एकेडमिक करियर वाइज। सो अगर मैं आपको एकेडमिक करियर के थ्रू बताऊं, सो स्टैंडर्ड आपका यही है, मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए। मास्टर्स अगर आप जनरल मतलब यूआर कैटेगरी में हो तो आपके पास मिनिमम 55% होना चाहिए। अगर कोई और कैटेगरी है ये वाली, या फिर आप इन किसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए आपकी मास्टर्स के अंदर। एंड इट इज स्ट्रिक्टली 50% और राउंड ऑफ नहीं चलता। अगर लिख दिया है मैम मेरा 49.5% है मैम मैं दे दूं, नहीं, आपका 50% होना चाहिए। दैट इज वाई आई ऑलवेज से, एंड मैं हर बच्चे को बोलती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने मास्टर्स पे ध्यान दो। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस, आगे जाके आपका API इंडेक्स भी है, राइट, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी इंडेक्स, उसके थ्रू भी अगर आपको पास होना है तो वहां पे भी आपके मास्टर्स के और आपके MA के BA के नंबर्स लगने हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी MA की वेटेज कम हो जाए, राइट। ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आप याद रखेंगे सब लोग, API क्या है, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी इंडेक्स। जब भी आपने एक बार नेट तो दे दिया, कहानी वहां कभी खत्म नहीं होती है, कहानी तो स्टार्ट हुई है वहां से, है ना, अभी कहानी पिक्चर शुरू हुई है। तो आप ठीक है इंटरव्यू में एलिजिबल हो गए, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना नेट आपका। उसके बाद API कैलकुलेट किया जाता है जिसमें आपके MA के मार्क्स, इनफैक्ट आपके BA के मार्क्स भी देखे जाते हैं, आपने कितने पेपर पब्लिश किए हैं देखे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है। यहाँ पे आपने कहीं पर अगर कहीं आपने पढ़ाया है, आपका एकेडमिक करियर कैसा रहा है ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, राइट। इसीलिए ही आप अपने मास्टर्स पे काफी ध्यान देंगे।
फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यू मस्ट कंप्लीट द डिग्री दैट इज विद रिक्वायर्ड परसेंटेज विद इन 2 years ऑफ क्वालिफाइंग नेट। नेट तो क्लियर हो गया, लेकिन 2 साल तक उनको आपकी डिग्री देखनी ही होती है, जिसमें आपके पास ऑफकोर्स 55% अबव होने चाहिए अगर आप जनरल हैं, 50% अगर आप किसी कैटेगरी में हैं। 4 years अगर आपकी बैचलर्स है, 4 years की बैचलर है, तो आपके पास 75% एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। कंडीशन ये है दैट यू आर एलिजिबल फॉर JRF एंड PhD ओनली, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। फिर आ जाते हैं PhD कैटेगरीज के अंदर। ऑफ कोर्स आपको आपकी मास्टर्स क्वालिफाई करनी है विद इन 1 year ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द PhD कैटेगरी। सो ये सारी अकेडमिक प्रोफिशिएंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं एज लिमिट के बारे में बात करूं, तो एज लिमिट कोई भी नहीं है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD। आपका जब मन करता है आप ये चीज आपने अप्लाई कर सकते हो, इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो और PhD भी। So there is no age limit, you can confidently apply at 31, at 35 और beyond। लेकिन JRF के लिए कैप्स हैं, जिसके अंदर आपके पास 30 years का मैक्स कैप है। बीच में चेंज हुआ था, 31 भी देखा गया है, पर 30 देखते हैं हम, इसको 30 रखो, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड एज द फर्स्ट मंथ ऑफ द एग्जाम मंथ। देन 3 years का रिलैक्सेशन मिलता है LLM डिग्री होल्डर्स को, 5 years का रिलैक्सेशन मिलता है आपके जो कैटेगरीज हैं उनमें, और विमेन भी, और यहाँ पे स्पेशल रिलैक्सेशन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को मिलता है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल NTA के बारे में कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो फैक्ट्स टू कॉन्सेप्ट्स आपने शिफ्ट देख लिया होगा। पहले ज्यादा आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते थे। अब कॉन्सेप्चुअल स्कॉलर ब्रेन नीडेड है। आपको आगे PhD करनी है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड रखना है, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ना है आपको UGC नेट के लिए कि मैम हम किसी भी लेवल का पेपर दे सकते हैं, हम सेट दे सकते हैं और हम गेट भी दे सकते हैं। एक बार नेट ही इतना अच्छा सा प्रिपेयर कर लो कि बाकी क्वालिफिकेशंस के लिए अगर देना चाहते हो ये एग्जाम, तो वो भी दे सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ने की नीड है, अपना इंटरेस्ट यहीं पर ही आपको बनाने की नीड है, एक चीज को माइन्यूटली पढ़ने की नीड है, सो दैट यू नो दैट योर रोट लर्निंग मेमोरी विल फेड अवे one day, but your scholar brain, conceptual brain will always stay with you. So we all know, हम पेपर 1 में पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने पेपर 1 में मेमोरी में पढ़ा है कि हम लोग को लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी तो चली जाएगी कुछ सेकंड्स, कुछ दिन, कुछ महीनों बाद। तो रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। आई नो क्वेश्चंस की नेचर ऐसी है, जैसे क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस जो मांगते हैं रट्टाफिकेशन, बट आपके दिमाग में रिटेन तभी रहेगा जब आप बहुत प्रोफिशिएंटली उन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। सो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई वॉन्ट कि हर बच्चा उस कॉन्सेप्ट्स को ढंग से देखे। सो अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर आप इस मोमेंट पे स्टार्ट नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग, आपको पता भी नहीं लगेगा कब बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल चुके होंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, माय एडवाइस टू स्टार्ट एट द राइट टाइम विद करेक्ट काइंड ऑफ गाइडेंस। ये भी नहीं है कि बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत जगहों से पढ़ लिया, सही तरीके की गाइडेंस, सही अप्रोच से आपके लिए जरूरी है। इमीडिएट एक्शन लो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, बाद में क्रिप करना, रोना, मैम आगे निकल गए बहुत बच्चे, अब क्या हो रहा है, एंग्जाइटी में रहना, उन सब चीजों से बचने से बहुत बेटर है स्टार्ट योर preparation early, and PYQ is preparation at the right time, right strategies. These are some very micro habits that will take you very, that are going to take you ahead. So ये करना जरूरी है आपके लिए। प्रिपरेशन को tedious नहीं बनाना है, प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, right? So that's it, इतनी ही बात करेंगे आज। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर करियर के बारे में बात करें तो एक छोटी सी बात और यहाँ पे जो रह गई है, और वो ये है UGC नेट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं वो कहाँ पे काम कर सकते हैं। अब सबको ऐसा लगता है, एवरीवन थिंक्स कि मैम हम लोग सिर्फ एकेडमिक करियर ही, ट्रेडिशनल एकेडमिक करियर ही आगे लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल एकेडमिक करियर ही नहीं है, देयर आर मेनी रोल्स दैट यू कैन केटर टू। बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सिर्फ एक एग्जाम से। जैसे 3 कैटेगरी
चीज़ तो पता लगी गई है। ट्रेडिशनल रोल्स यही हैं, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हो, बट इट इज़ ऑल ड्रिवन अकॉर्डिंग टू यूजीसी पे स्केल एंड अकॉर्डिंग टू योर एपीआई स्कोर्स। आपका कॉर्पोरेट करिकुलम मैन्युफैक्चरिंग, यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी जो आपके जॉब्स हैं वो भी ओपन हो जाती है, दैट इज ऑल्सो देयर। सो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बन सकते हो, सिलेबस क्रिएटर बन सकते हो, मतलब कॉर्पोरेट करिकुलम बना सकते हो, आप एडटेक में जा सकते हो टू टीच एज वेल, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। यू नो यू कैन क्रिएट कंटेंट, यू कैन स्टार्ट विद एडटेक टीचिंग। सो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आपके पास स्कोर है, आपके पास बहुत सारा स्कोप है। तो PSUs आप पब्लिक सेक्टर के अंदर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अपने नेट सर्टिफिकेट से। आप ऑल्टरनेट एजुकेशन सेक्टर्स जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर जा सकते हो, आप ट्रेडिशनल एकेडमिक सेक्टर भी जा सकते हो। मतलब अगर आपको ऑल्टरनेट एजुकेशन सेक्टर जाना है तो आपके पास कई IB स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल करिकुलम के स्कूल्स हैं, दे पे रियली वेल, सो यू कैन गो देयर। देन यू हैव एडटेक कोचिंग्स ऑफ कोर्स, एंड you have corporate training. Corporate training is also a very upcoming career option. Not only this, there are so many AI driven institutes, they need to humanize their AI sector, तो वहाँ पे भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। HR साइड में भी बच्चे जाते हैं, सो स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि स्कोप लिमिटेड है। यू जस्ट नीड टू ट्राई। ऑफ कोर्स फर्स्ट जॉब जो आपकी लगती है उसको थोड़ा सा आपको अपने आप को वास्ट करके, स्किल सेट वास्ट करके जाना होता है उस जगह पे, तभी आप बेटर प्रोफिशिएंसी दिखा पाओगे। सो ऐसा नहीं है नेट के बाद आप सिर्फ ट्रेडिशनल करियर की तरफ ही जाते हो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व। एंड बात सिर्फ नेट तक भी नहीं रुकती है, बात आगे भी बढ़ती है, जहाँ पे आपको API के बारे में जानना भी ज़रूरी है। यू शुड नो कि मैं कैसे अपना API स्कोर काफ़ी इंक्रीज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात बताऊँ तो एक सीट पे उन्होंने 40 स्टूडेंट्स या 40 कैंडिडेट्स को बुलाना है, प्लस अगर 2 सीट्स हो गई तो फिर आगे प्लस 20 वो करते रहते हैं। तो सोचो एक सीट पे 40 स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। तो API इंडेक्स आपका अच्छा होना चाहिए, आपके पास एकेडमिक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सो अभी से ही स्टार्ट क्रिएटिंग वन डोमेन जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है। जैसे अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपके पास कल्चर स्टडीज में प्लथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं। से यू आर वेरी गुड विद से यू आर वेरी गुड विद ग्रीन स्टडीज, राइट? इको क्रिटिसिज्म आपको बहुत पसंद है, सो यू शुड रीड about eco criticism, you should know about the theorists, start preparing, start writing few things, attend a lot of conferences, attend a lot of seminars and write papers, get them published, because paper publish करना good journals में, Scopus है या Web of Sciences है, वो easy नहीं होता है, it takes a lot of time. आई नो सम स्टूडेंट्स जिनको 1-2 साल लग गए हैं, क्योंकि क्या होता है आप एक पेपर सेंड करते हो और स्कोपस तो बेस्ट पेपर वहाँ पे पब्लिश होते हैं। तो ये जो स्कोपस आपका होता है ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, स्कोपस होते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं। UGC केयर लिस्ट अब बंद हो गई है, तो आप स्कोपस में पब्लिश करने के लिए ज़्यादा ट्राई करते हो। तो आप स्कोपस में देते हो अपना पेपर, फिर वो आपको वापस भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि मैम आपने ग्रामेटिकल एरर्स कर रखे हैं, आपने साइटेशन में एरर्स कर रखे हैं। सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बारी बारी आती रहती हैं और बहुत टाइम लग जाता है लोगों को पब्लिश करने के लिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो मैं सबको दे सकती हूँ इज जस्ट दैट देयर आर मेनी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस there for you. You just need to search and you need to be very proficient. सिर्फ एक पेपर क्लियर करने से चीज़ें ईजी हो रही हैं, चीज़ें आपके प्लेटर पे नहीं सज रही हैं। तो आपको मेहनत तो खुद से करनी ही है आगे भी, लेकिन सबसे पहले पेपर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नी किक स्टार्ट यहीं से हो रही है। और वो भी बेटर तब होता है जब JRF हो जाता है। JRF के बाद भी ये सब चीज़ें करनी है। सो वाई टू वेस्ट टाइम ऑल्सो? स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट राइटिंग few things that you think are very valuable. कुछ पेपर्स लिखो, अपने इंटरेस्ट एरियाज ढूंढो। इफ यू वांट यू कैन रीड अ लॉट एट दिस टाइम, यूज दिस टाइम एंड डोंट वेट कि हम अगले महीने करेंगे, उसके अगले महीने करेंगे, कल कभी आता ही नहीं, कल किसी ने देखा नहीं तो वो नहीं आएगा। आई होप सबको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सबको मेन सारी चीज़ें समझा दूँ। बाकी इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम लोग बात करेंगे, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और भी चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं आप कमेंट करो, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आई होप इस जर्नी पे
इस जर्नी के अंदर हम आपका साथ दे पाए और आपको काफ़ी मज़ा आए एंड सब लोग का JRF क्लियर हो। सो बाय बाय एंड एंजॉय योर डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।